Okay, in this video, we're gonna be talking about moles again. This is potentially the last video for moles. मतलब टॉपिक की लास्ट वीडियो होगी इसके ऊपर. टॉपिक के बाद कंप्लीट हो जाएगा. देयर इज़ नथिंग, आई डोंट थिंक सो कि कुछ और रहता है जो कि इस टॉपिक में बचेगा. बट ऑल्सो देयर हैव बीन रिक्वेस्ट के क्वेश्चंस के ऊपर एक वीडियो बना दें एंड आई श्योर मैं इसके बाद वाली वीडियो क्वेश्चंस के ऊपर आएगी. ऑल्दो कि थोड़ी लेट आ सकती है बिकॉज ऑफ माई यूनिवर्सिटी, बट इट्स नॉट गोना बी दैट लेट. कोई 2-3 दिन का गैप ही आएगा इसके अंदर बिकॉज एक्चुअली आई हैव टू रिकॉर्ड द वीडियो, देन आई हैव टू एडिट द वीडियो एंड देन आई हैव टू अपलोड इट. सो अगर मैं एक दिन रिकॉर्ड करता हूँ तो अपलोड उसकी ऑलमोस्ट नेक्स्ट डे तक आ जाएगी. सो इट डिपेंड्स कि मैं किस दिन रिकॉर्ड करता हूँ, बट संडे तक या सैटरडे तक इट वुड बी हियर. ओके, दूसरी चीज़ ये है कि क्वेश्चंस की जो वीडियो है, बिकॉज दिस इज द लास्ट वीडियो इन द टॉपिक, और इसके कॉन्टेंट्स पे तो जो क्वेश्चन की वीडियो है उसमें like I talked in the last video बिल्कुल एंड पे कि I want you guys to you guys can actually comment down the year of the question and the variant and also पेपर 1 पेपर 2 सारा मुझे कोड लिख के बता दें कमेंट में. एंड ऑल्सो के कौन सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है मोल्स में से या जो क्वेश्चन आपको डिफ़िकल्टी दे रहा है. आई कैन डेफिनेटली लुक इनटू इट. अदरवाइज यू कैन ऑल्सो गो टू माई इंस्टाग्राम एंड यू कैन जस्ट डायरेक्ट DM मी दी क्वेश्चन. ठीक है, उसकी पिक्चर आप मुझे DM कर सकते हैं या आप मुझे उसका ईयर DM कर सकते हैं. आई कैन पिक दैट अप एंड आई कैन सॉल्व दैट इन द नेक्स्ट वीडियो. ठीक है, सो बिकॉज इफ़ यू गाइस ज़्यादा बेहतर वही होगा कि जो क्वेश्चन आपको मुश्किल लगता है मैं वो करा दूँ. अदरवाइज आई डेफिनेटली पिक क्वेश्चन फ्रॉम माई ओन. सो इट्स अप टू यू गाइस, आपने जैसे करना है. इफ़ यू गाइस कैन नॉट फाइंड माई इंस्टाग्राम वैसे तो मेरा यूट्यूब के अबाउट मी के अंदर मैंशनड है, अदरवाइज बैनर के अंदर मैंशनड है. बट इफ़ स्टिल यू वांट टू फाइंड तो इट इज़ PSY, सॉरी, so it's PSY.FYIE. ठीक है, एंड दैट इज़ माई इंस्टाग्राम हैंडल. तो यहाँ पे जाके आप लोग मुझे अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं या फिर आप लोग कमेंट्स के अंदर अपने क्वेश्चंस के ईयर्स डाल सकते हैं. ठीक है, एंड आई विल देन लुक इनटू द होल थिंग. ठीक है, फिर मैं वो सारा कुछ उसका देख के तो फिर मैं आपको आप लोगों को बता दूंगा इन द नेक्स्ट वीडियो के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस क्या हैं. ऑब्वियसली मैं सॉल्व करके हो तो आपको आई विल शो इट. इसके बाद मैं ऑर्गेनिक की प्लेलिस्ट कंप्लीट करूँगा. उसके बाद एक ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस की वीडियो भी आ जाएगी. ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस भी आप लोग भेज सकते हैं, बट राइट नाउ आई वुड रिकमेंड कि आप लोग मुझे मोस्ट के क्वेश्चन भेजें. ओके, सो आज के जो वीडियो है उसके अंदर हमने 3 चीज़ें डिस्कस करनी है. सो नंबर 1, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि एम्पेरिकल फार्मूला कैसे फाइंड किया जाता है. इफ़ यू गाइस स्टिल डोंट अंडरस्टैंड या आपने नहीं देखा वो वाला, तो यू कैन गो बैक टू माई प्रीवियस वीडियो द मोल्स पार्ट 2. द टाइटल आई थिंक इज एम्पेरिकल फार्मूला, लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड एम्पेरिकल फार्मूला. जस्ट वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड एट द एंड ऑफ एक्सप्लेन के एम्पेरिकल फार्मूला कैसे फाइंड किया जाता है. अच्छा, इस वीडियो में हम देखेंगे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे फाइंड किया जाता है. ठीक है, सो मॉलिक्यूलर फार्मूला. Second thing we're going to look at is some theoretical part जो calculation based part आपका आता है. परसेंटेज प्योरिटी जैसे हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद थर्ड हम देखेंगे परसेंटेज यील्ड क्या चीज़ होती है. ठीक है, और फोर्थ हम देखेंगे कि परसेंटेज कॉम्पोजिशन बाय मास क्या होता है. बाय मास. ठीक है, तो ये 4 चीज़ें हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें जल्दी से कवर हो जाएंगी. मॉलिक्यूलर फार्मूला थोड़ा सा कंसेप्चुअल है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा. इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट, बहुत आसान सी चीज़ है. बट या ये यहाँ तक आप लोगों को मैंने बताया था, मैंने आज इस वीडियो में बताना है. एंड ऑल्सो मैं सिर्फ एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करा रहा हूँ इस वीडियो में विच इज़ गोइंग टू बी ऑन दिस टॉपिक. इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन नीचे आई विल बी सॉल्विंग वन. बाकी जो 3 टॉपिक्स हैं इनके भी आप मुझे क्वेश्चन अगर आपको हैं, मैंने नेक्स्ट वीडियो पूरे क्वेश्चन में बनानी है, आप मुझे DM में या कमेंट्स में क्वेश्चन भेज सकते हैं. ऑल्सो वन थिंग है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होंगे तो आई विल ऑब्वियसली सारे मैं नहीं सॉल्व कर सकता प्रैक्टिकली बिकॉज वो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी. सो आई जस्ट सॉल्व द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस, और जिनमें क्वेश्चन का सेंस जो है और कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा होगा वो वाला सॉल्व कर दूंगा. रिपीट वाला नहीं करूँगा क्योंकि देन यू गाइस शुड बी एबल टू सॉल्व दैट बाय टेकिंग इनटू कंसिडरेशन जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया होगा. ठीक है, अच्छा अब देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला होता क्या है. सो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था एम्पेरिकल फार्मूला. एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता था, आई टोल्ड यू कि एम्पेरिकल फार्मूला एक रेशो होती है. ठीक है, और मॉलिक्यूलर फार्मूला एक्चुअल फार्मूला होता है. तो इफ़ आई राइट दिस
तो देखें यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं एम्पिरिकल फार्मूला क्या चीज़ होती है। तो हमने लास्ट टाइम देखा था कि यार एम्पिरिकल फार्मूला इज़ अ रेशो ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड। ठीक है, किसी कंपाउंड में अगर आप रेशो ऑफ एलिमेंट्स या एटम्स निकालेंगे तो उसका जो है वो उसको हम एम्पिरिकल फार्मूला बोलेंगे। अच्छा, और इसी तरह फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या था? मॉलिक्यूलर फार्मूला था द एक्चुअल फार्मूला। ठीक है, इसके एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ कि फ़र्ज़ करें आपके पास एक कंपाउंड है विच इज़ लाइक दिस। ठीक है, आपके पास एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि ताकि आपको समझ आ जाए कि होता क्या है। सो मैंने लास्ट वीडियो में बहुत डिटेल में बताया था, मैं फिर से दोबारा से समझा रहा हूँ। ठीक है, सो C6H12O6, ना दिस इज़ ग्लूकोज। ठीक है, अब ये चीज़ जो है इसको मैं, ये इसका एक्चुअल फार्मूला है ग्लूकोज का। ठीक है, जिसको मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला भी बोल सकता हूँ। ठीक है, सो इसको मैं MF लिख रहा हूँ और इसको मैं EF लिख रहा हूँ। ठीक है, तो इसको मैं MF बोल सकता हूँ मॉलिक्यूलर फार्मूला, और इसका जो बेकर फार्मूला होगा वो मैं क्या लिख सकता हूँ? CH2O। मैंने इनकी रेशो ले लिया, मैंने 6 कॉमन ले लिया। ठीक है, 6 कॉमन ले लिया तो बाकी जो भी बचा वो मेरा एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा एक्चुअल फार्मूला है और ये मेरी क्या है? ये मेरी रेशो है। ठीक है, और इसको मैं एम्पिरिकल फार्मूला बोल देता हूँ। तो ये एक डिफरेंस आ जाता है। अच्छा, अब कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बड़ी डिटेल में बताया था कि एम्पिरिकल फार्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा। मैं अब आऊँगा मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेशन। ठीक है, सो मॉलिक्यूलर फार्मूला हम कैसे कैलकुलेट किया जाता है? सो इसके लिए आप कुछ स्टेप्स याद रखने हैं। नंबर 1 थिंग, आपको एक इक्वेशन याद करनी है। ये इक्वेशन में यहाँ पे, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद करनी है। ठीक है, और इक्वेशन को मैं इस तरह नहीं ऐसे करके लिखता हूँ। ठीक है, सो देयर इज़ दिस इक्वेशन जो आपको याद करनी है। अब ये इक्वेशन क्या है? एक फार्मूला टाइप है। इक्वेशन ये है कि आपका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो किसके बराबर है? वो बराबर है एम्पिरिकल फार्मूला ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला मल्टीप्लाइड बाय सम नंबर n। अब हम ये देखेंगे कि यार ये n क्या चीज़ है। ठीक है, तो अभी तक मैंने क्या लिखा है, मैं इस पूरी चीज़ को ना नीचे लिख देता हूँ ताकि थोड़ा सा क्लियर आपको समझ आ जाए। तो ये एक इक्वेशन है। ठीक है, और मैं इसका ये चीज़ यहाँ से मिटा के ऊपर ही लिख देता हूँ। तो एम्पिरिकल फार्मूला मल्टीप्लाई बाय n। देखो, मैं कह रहा हूँ कि जो भी एम्पिरिकल फार्मूला है ना उसको मैं किसी नंबर से, अगर n इज़ अ नंबर, ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो n इज़ अ नंबर, एन इंटीजर। इंटीजर का मतलब क्या है कि होल नंबर है n। ठीक है, तो n क्या है? n इज़ एन इंटीजर, बस ये समझ आना चाहिए। अब n आप फाइंड कैसे करेंगे? ठीक है, तो अब बात आ जाती है हाउ टू फाइंड n। तो जब भी आप मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करते हैं ना, उसमें सबसे पहली चीज़ आपको क्या पता होनी चाहिए? एम्पेरिकल फार्मूला, दिस इज़ अ मस्ट नो। उसके बाद आपको n पता होना चाहिए। अब आप एम्पेरिकल फार्मूला को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। अब n कैसे फाइंड करते हैं? ठीक है, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग। सो अब n कैसे फाइंड करते हैं? n के लिए आपने एक चीज, एक और फार्मूला याद करना है। ठीक है, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो ये आपके पास नंबर 1 इक्वेशन है। ठीक है, अब ये आपके पास क्या है? ये आपके पास नंबर 1 इक्वेशन है। नंबर 2 इक्वेशन जो आपने याद करनी है वो ये है। क्या आप इक्वेशन को आप n को कैसे फाइंड करेंगे? तो n को फाइंड करने के लिए हम ये देखेंगे कि जो मेरा n है वो किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला मास। ठीक है, सो मेरा n किसके बराबर होगा? माई n विल बी इक्वलिंग मॉलिक्यूलर फार्मूला मास। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। राइट, सो मेरा n किसके बराबर होगा? मेरा n बराबर होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, या इसको आप मॉलिक्यूलर रिलेटिव मास, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास या मॉलिक्यूलर रिलेटिव मास। ठीक है, सो फार्मूला की जगह आप रिलेटिव भी वो लिख के दे सकता है। ठीक है, इसको आप डिवाइड करेंगे किसके साथ? एम्पिरिकल फार्मूला के मास के साथ। ठीक है, और यहाँ पे एक बात लिख लें कि आपका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास है आपको क्वेश्चन में दिया होगा।
तो यहाँ तक यह बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि एन मैं कैसे फाइंड कर रहा हूँ। एम्पिरिकल फार्मूला मैथ्स में भी आपको क्वेश्चन मैंने नीचे एक ढूंढ के रखा हुआ है, ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके अभी दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि मेरा मतलब क्या है सारी चीज़ से। ये जो मैंने अभी ऊपर 2 इक्वेशन बताई हैं इनको हम अप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है। सो वो मैं आपको भी बताता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। मैं ज़रा ट्राइंग टू जस्ट मेक इट अ लिटिल लार्जर ताकि ये बेहतर समझ आ जाए। ओके सो अब देखें इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो नंबर 1 पार्ट में आपको एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कैसे निकालना है। अब उसने यहाँ पे आपको बताया हुआ है 36.3 ग्राम सैम्पल ऑफ ए कंपाउंड कंटेनिंग 14.4 ग्राम ऑफ कार्बन, 0.6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 21.3 ग्राम्स ऑफ क्लोरीन, राइट। अब एम्पिरिकल फार्मूला आपने फाइंड करना है, तो मैंने द नंबर 1 स्टेप आपने क्या करना था। अब आप ये 1 2 तो नहीं लिखेंगे एग्जाम के अंदर, आप सिंपली स्टेप्स लिखेंगे। तो आपके पास एक कार्बन है, फिर हाइड्रोजन है, फिर क्लोरीन है, ठीक है। अब कार्बन आपके पास है 14.4, हाइड्रोजन आपके पास है 0.6, क्लोरीन आपके पास है 21.3। आपने सबसे पहला स्टेप क्या करना था कि इनको इनके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करना था, ठीक है। एटॉमिक मास जो AR होता है उससे आपने डिवाइड करें। कार्बन का वो 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, क्लोरीन का कितना होता है। सो पर क्लोरीन आपका मास कितना होता है 35.5। दैट्स द फर्स्ट थिंग, ठीक है। अब आई एम जस्ट गोना क्विकली डू द कैलकुलेशंस। सो 14.4 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 12 के ऊपर तो मेरे पास क्या आता है। सो लेट मी जस्ट डू इट। 14.4 डिवाइडेड बाई 12 गिव्स मी 1.2, ठीक है। 1.2, 0.6 एंड देन 21.3 डिवाइड बाई 35.5 दैट गिव्स मी 0.6 अगैन, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास ये आ जाता है। नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या करना है, मैंने इन सबको लोएस्ट मास से डिवाइड कर देना है। इन सब में से 1.2, 0.6 और 0.6 में से लोएस्ट कौन सा है, 0.6 लोएस्ट है, तो उससे मैंने इसको डिवाइड कर देना है। तो मैंने सबको क्या किया 0.6 से डिवाइड कर दिया। तो मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पे मेरे पास 2 आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास 1 आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास 1 आ जाएगा, ठीक है, राइट। अब आपने सिंपली इसका फॉर्मूला लिख देना है, ठीक है। इसका फॉर्मूला कैसे लिखना है आपने यहाँ पे फॉर्मूला जाके कैसे लिखना है, आपने लिखना है C2, 2 बार C आया ये देखो, ठीक है, और हाइड्रोजन 1 बार आया है और क्लोरीन भी 1 बार आया है। तो इसका फॉर्मूला क्या है C2HCl, राइट। आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई आपको मसला होना चाहिए वाइल सॉल्विंग दिस, राइट। उसके बाद हम आगे आ जाते हैं, ठीक है। दिस इज़ हाउ यू सॉल्व दिस बेसिकली। ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। एम्पिरिकल फार्मूला इसका निकल आया, दैट इज़ योर एम्पिरिकल फार्मूला। अच्छा अब माय गॉड, ओके। नेक्स्ट पार्ट में वो आपसे पूछता है कि रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास आपको दिया हुआ इस कंपाउंड का, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास या फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, इसमें से कोई भी है। तो मॉलिक्यूलर रिलेटिव मास या मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, इसमें से कोई भी टर्म वो यूज़ कर सकता है और ये आपको गिवन होगी। तो देखो ये आपको गिवन है, ठीक है। अब वो कहता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालो। तो आपको पता है कि यार मेरी जो पहली इक्वेशन थी, मेरी पहली इक्वेशन क्या कहती थी, मेरी पहली इक्वेशन कहती थी कि यार आपका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ना वो किसके बराबर है, वो आपका बराबर है एम्पिरिकल फार्मूला मल्टीप्लाई n। और मेरी दूसरी इक्वेशन कहती थी कि यार n आपको अगर निकालना है तो आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला मास चाहिए ओवर एम्पिरिकल फार्मूला मास चाहिए, ठीक है। तो अब आप ये फाइंड करो, ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास है ऊपर वाला ये आपको दिया होता है, ठीक है। सो ये आपको दिया हुआ 181.5। अब बात आती है एम्पिरिकल फार्मूला मास में कैसे कैलकुलेट करूँ। तो देखो एम्पिरिकल फार्मूला मास को कैलकुलेट करने के लिए आप अपना एम्पिरिकल फार्मूला यहाँ पे लिखो C2, जो आपने पहले पार्ट में फाइंड किया हुआ है C2HCl, ठीक है। इसका मास आप फाइंड करो। कार्बन, अब यहाँ पे कितना है कार्बन का मास क्या होता है 12 टाइम 2 plus 1 plus 35.5. So this makes what? This makes 24 plus 1 plus 35.5. So that makes 25 plus 35.5. So 35.5 plus 25 will give me 60.5. ये आपका आ गया इसका एम्पेरिकल फार्मूला मास। तो अब यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे ये चीज़ लिख दो 60.5 और इसको डिवाइड करो। सो 181.5 ओवर 60.5 दैट गिव्स मी अ वैल्यू 3। तो मेरे n की वैल्यू क्या आ रही है, मेरे n की वैल्यू आ रही है 3। तो मैंने पहले हम n फाइंड कर लिया। अब द नेक्स्ट स्टेप इज़, ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। द नेक्स्ट स्टेप इज़ आपने अब मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना है। तो मैंने कहा था मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, एम्पेरिकल फार्मूला मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू n। अब एम्पेरिकल फार्मूला आपको दिया हुआ है C2HCl, इसको आपने किससे मल्टीप्लाई कर देना है 3 से, ठीक है। इसको आपने किससे मल्टीप्लाई कर देना है 3 से। अब इसका मतलब ये है कि इसके अंदर हर वैल्यू जो है उसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो मैंने यहाँ पे 3 को इससे मल्टीप्लाई करना है, 3 को इससे मल्टीप्लाई करना है और फिर 3 को इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो हर वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। सो माई फाइनल मॉलिक्यूलर फार्मूला हेयर विल बी C6,
सॉरी, ठीक है, so C6H3Cl3, राइट. सो दिस इज माई फाइनल मॉलिक्यूलर फार्मूला. यू डोंट हैव टू नो कि ये कंपाउंड कौन सा है, बस आपको यही निकालना होता है कि यार इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है. ठीक है, आई होप कि यहाँ तक ये चीज़ आपको क्लियर है कि ये मैंने कैसे सॉल्व किया है एंड हाउ डिड आई गो अबाउट दिस क्वेश्चन. उसके बाद हम आ जाते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर. बट अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आई तो जस्ट गो बैक एंड दोबारा से ये वीडियो, आई होप कि आपको समझ आ जाएगी वीडियो. ठीक है, इसमें इस तरह का और कोई कम्प्लेक्सिटी नहीं है, राइट. सो अब आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला का समझ आ गया कि मॉलिक्यूलर फार्मूला मैंने फाइंड कैसे करना होता है. एंड आई ऑल्सो शोड यू एन एग्जाम्पल कि मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करने के लिए मैं करूँगा क्या. ठीक है, सो अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मेरा है परसेंटेज प्योरिटी क्या होती है. ठीक है, सो परसेंटेज प्योरिटी को देख लेते हैं. सो मेरा सेकंड कॉन्सेप्ट था परसेंटेज प्योरिटी. तो परसेंटेज प्योरिटी क्या होती है. ओके, सो परसेंटेज प्योरिटी का आपने सिंपल सा एक फॉर्मूला याद रखना है. ठीक है, परसेंटेज प्योरिटी का आपने जो फॉर्मूला याद रखना है वो क्या है. देखो, परसेंटेज प्योरिटी का मैं आपको कॉन्सेप्ट देता हूँ. बेसिकली आपने एक चीज़ बनानी है. ठीक है, अब ये आपके पास एक फ्लास्क है एंड आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ माय ओन. ठीक है, मैंने अपने फर्स्ट ईयर में आई हैड एन इंट्रोडक्टरी केमिस्ट्री कोर्स. ठीक है, क्योंकि वो हमारा कोर कोर्स होता है. उसके अंदर आपने क्या करना था, हमने एक लास्ट लैब के अंदर एस्पिरिन बनानी थी. ठीक है, एस्पिरिन टैबलेट इसके अंदर बनानी थी. फर्स्ट करो, सो बेसिकली आई कैन मेक इट लाइक दिस. तो ये मेरे पास ये जो वाइट कलर की है ये मेरे पास एस्पिरिन है. अब मैं इसके फार्मूला और उसकी डिटेल में नहीं जा रहा बिकॉज दैट्स कॉम्प्लेक्स. मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि ये परसेंटेज प्योरिटी होती क्या है. सो देखो, एस्पिरिन बनाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने इस तरह का कोई कंपाउंड लिया, फिर मैंने इस तरह का कोई कंपाउंड लिया, फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने हो सकता है इस तरह का कोई कंपाउंड लिया हो, फिर मैंने हो सकता है कि, अब मैंने ये नहीं कह रहा मैंने इस तरह का कुछ किया था, आई एम जस्ट सेइंग कि किसी चीज़ को बनाने के लिए ये प्रोसीजर हो सकता है. अब ये सारा कुछ जब मैंने ऐड किया, ठीक है, तो मेरे पास एक फाइनल प्रोडक्ट बना जो कि एस्पिरिन बन गई. ठीक है, ये आपके पास एस्पिरिन बन गई. अब इस सारे को करने के लिए, ये पूरा प्रोसेस करने के लिए, दिस होल प्रोसेस, ठीक है, ये मेरा एक प्रोसेस था जिसके थ्रू मैंने इसको मैन्युफैक्चर किया. इस प्रोसेस को लिए मैंने डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ की. ठीक है, फ़र्ज़ करो कि मैंने जो ऑरेंज अपनी कंपाउंड है वो मैंने डिस्टिलेशन के थ्रू हासिल की. जो मैंने येलो कंपाउंड है हो सकता है वो मैंने ड्राइंग के थ्रू हासिल की. जो मैंने पर्पल कंपाउंड है हो सकता है मैंने वो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के थ्रू हासिल की. जो मेरी वाइट कलर की कंपाउंड है हो सकता है मैंने कोई और टेक्निक यूज़ करके फाइंड की. ठीक है, सो आई डोंट नो कि फिल्ट्रेशन करके फाइंड की. ठीक है, अब मैंने उन सबको, मैं ये नहीं कह रहा कि एस्पिरिन बनाने में सारा कुछ यूज़ होता है और सारा कुछ ऐसे ही आप निकालते हो. आई एम नॉट सेइंग दैट. मैं सिर्फ आपको एक बता रहा हूँ, एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि परसेंटेज प्योरिटी है क्या. देखो, अब मैंने सारी टेक्निक्स लगाई हैं इन चारों के अंदर. ठीक है, ये सारी जो टेक्निक्स हैं वो यहाँ पे यूज़ हुई हैं ना यूज़, राइट. तो अब यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो ये है कि इन सबको बनाने के लिए ये टेक्निक्स यूज़ हुई हैं. अब जाहिर सी बात है जब आप डिस्टिलेशन करोगे तो जार के अंदर कुछ ना कुछ रह जाएगा. जब आप करोगे जब आप फ़िल्टर पेपर से करोगे एक्सट्रैक्शन, तो हो सकता है फ़िल्टर पेपर में जो आपका रेजिड्यू बचता है उसके अंदर कुछ आ जाए. ठीक है, रेजिड्यू नहीं, हाँ, जो रेजिड्यू बचता है हो सकता है उसके अंदर आपका कुछ फिल्ट्रेट रह जाए. ठीक है, जो आपको चाहिए था वो रेजिड्यू के अंदर ही रह जाए, पास ही ना करे फ़िल्टर पेपर से. तो वो क्या आ रहा है, वो आपके पास वो ओके. सो देयर इज़ अनदर कॉन्सेप्ट जिसमें आप परसेंटेज यील्ड देखोगे. वो परसेंटेज यील्ड को कंट्रीब्यूट करेगा कि परसेंटेज यील्ड क्या होती है. इस केस में परसेंटेज प्योरिटी क्या होगी कि हो सकता है कि वो जो प्रोडक्ट मेरा बना है ना वो थोड़ा सा क्या हो, थोड़ा सा कम हो एक्चुअल से. जितना मैं थ्योरेटिकली मोल से कैलकुलेट करना चाह रहा था सारी कंपाउंड्स को इक्वेशन में डाल के मोल से, तो मैं एक आइडियल उसका कैलकुलेशन ले रहा था. बट हो सकता है कि वो उससे कम बने एंड यूजुअली यही केस होता है क्योंकि जब आप रियल वर्ल्ड में आ जाते हो तो आपके पास इम्प्योरिटीज़ आ जाती हैं बीच में. अब मैं फ़िल्टर पेपर है, फ़िल्टर पेपर आपने कहाँ से ख़रीदा है, उसकी जो फ़िल्टर पेपर की सरफेस होगी उसके ऊपर पता नहीं क्या क्या डस्ट पार्टिकल्स हैं, क्या क्या लगा हुआ है. जब आप उसके ऊपर लिक्विड अपना वो पोर करोगे मिक्सचर, हो सकता है कि कुछ ना कुछ पार्टिकल लिक्विड के साथ मिल के डिजॉल्व होकर अंदर चले जाए लिक्विड के, एंड दैट मेक्स इट इम्प्योर. अब वो जो इम्प्योरिटी आ गई है बीच में वो क्या करेगी आपके टोटल, जब आप एंड पे एस्पिरिन बना लोगे, फर्स्ट करो आपने कैलकुलेशन की हुई थी कि यार मेरी जो एस्पिरिन बनेगी ना वो बनेगी
ऑलमोस्ट 180 ग्राम्स, ठीक है, जितना मैं अपना रिएक्टेंट्स यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आपकी बन गई 175 ग्राम्स। तो आपने कहा कि यार पता नहीं 5 ग्राम्स को क्या हुआ। वो ये हुआ कि इम्प्योर सब्सटेंसेस बीच में आ गए थे, जिन्होंने आपकी सारी कैलकुलेशन ख़राब कर दी थी, जिन्होंने आपकी सारी प्रोडक्ट की जो आपने कैलकुलेटेड जो आपने कैलकुलेशन की थी वो बहुत आइडियल कंडीशंस में की हुई थी, उसमें आपने ये चीज़ें इन कंडीशन नहीं लेके आए थे, ठीक है। सो अब परसेंटेज प्योरिटी का फिर हमने याद क्या करना है, तो उसकी सिंपल सी एक कहानी है, आपने याद ये करना है कि यार जो परसेंटेज प्योरिटी है ना, वो आप फाइंड कैसे करोगे जब एग्ज़ाम में आ गया। तो आपने फाइंड ऐसे करना है कि जो आपका मैथ्स कैलकुलेटेड होता है, ठीक है, मैथ्स कैलकुलेटेड मतलब ये मैथ्स जो आपने मोल से कैलकुलेट किया होगा थ्रेटिकली, मतलब पेपर पे जो आपने कैलकुलेट किया होगा कि यार अब वो आपसे पहले क्वेश्चन में पता क्या कहेगा, एक रिएक्शन दे देगा जिस तरह सल्फर आपने क्या बनाना है, फॉर एग्जांपल आपने कांटेक्ट प्रोसेस में व्हाट डू यू मेक, आप बनाते हो सल्फर, आई डोंट एक्चुअली रिमेंबर नाउ, कि आप कांटेक्ट प्रोसेस में सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हो, राइट। अब वो जो सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हो उसका जो मैथ्स कैलकुलेट करोगे वो आप रिएक्शन से करोगे, मोल्स पे जाके पेपर पे, जिस तरह मैंने मोल सिखाए थे स्टोइकियोमेट्री लगा के कैलकुलेट करोगे। उसके बाद जो वो एक और मैथ्स आपको देगा कि ये फ़लाँ बंदे ने एक्सपेरिमेंट खुद से किया है, उसका मैथ्स ये आ रहा है, ठीक है। ये मैथ्स गिवन क्या होगा, जो आपका एक्सपेरिमेंटल मैथ्स होगा कि यार उसका मैथ्स ये आया है। तो आपने इन दोनों को ऊपर नीचे रखना है और इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना। नाउ दिस फार्मूला यू नीड टू रिमेंबर एज इट इज़। अगर आपको ये फार्मूला याद आ जाता है तो सिंपल सी बात है, सारा आपको मतलब पेपर में जो भी क्वेश्चन आएगा वो सॉल्व हो जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैथ्स कैलकुलेटेड क्या है और मैथ्स गिवन क्या है। मैथ्स गिवन वो होगा जो उसने एक्सपेरिमेंट से किया होगा, और मैथ्स कैलकुलेटेड क्या होगा, मैथ्स कैलकुलेटेड वो होगा जो उसने मोल्स निकाल के कैलकुलेट किया होगा पेपर पे, थेरेटिकली जो कैलकुलेशन करके कैलकुलेट किया होगा, राइट। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जो कि है परसेंटेज यील्ड का कॉन्सेप्ट। अब देखो परसेंटेज यील्ड का कॉन्सेप्ट भी कुछ इसी तरह का है। परसेंटेज यील्ड का कॉन्सेप्ट ये है कि जो मैंने पूरा ऊपर कहानी एक्सप्लेन की है कि एस्पिरिन कैसे बनती है, उस पर फॉर एग्जांपल आपने जितने भी रिएक्टेंट्स यूज़ किए हैं आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरी 180 ग्राम यील्ड बनेगी, आपकी बनी 175 ग्राम्स। तो अब आप कंफ्यूज हो गए कि यार ये क्या हुआ कि मैं 180 ग्राम बनाना चाह रहा था, बनी मेरी 175 ग्राम्स। तो आप ये कहोगे कि अच्छा जो मेरी यील्ड है ना वो मेरी कितने परसेंट बनी है जो एक्सपेक्टेड यील्ड थी उसके। तो आप ये कैलकुलेट करके देखोगे कि अच्छा ओके सो हाउ सक्सेसफुल वाज माय रिएक्शन। ये आपसे नहीं पूछेगा एग्जाम में कि हाउ सक्सेसफुल वाज, वो आपसे सीधा सीधा पूछेगा परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करके दे दो किसी रिएक्शन की, और उसकी आपने क्या उस जैसा फर्स्ट करो वही सल्फ्यूरिक एसिड वाला रिएक्शन है, तो आपको वो क्या करेगा इक्वेशन दे देगा, उसके बाद वो आपको थोड़े से मोल्स की वैल्यूज दे देगा, किसी की कंसंट्रेशन दे देगा, किसी को छोड़ दे देगा, और आपसे कहेगा कि बताओ कितना सल्फ्यूरिक एसिड बना है। ये आपको पहले पार्ट में पूछेगा, आपने मोल से कैलकुलेट कर लिया, आइडियली इतना सल्फ्यूरिक एसिड बनना चाहिए। फिर वो आपको कहेगा कि जी किसी अली ने ये रिएक्शन किया है और उस रिएक्शन में पता चला है कि उसके पास सल्फ्यूरिक एसिड इतना नहीं इतना बन गया, तो बताएं परसेंटेज यील्ड क्या है। तो आप उसमें क्या करोगे, आप कहोगे यार ये तो बहुत आसान काम है, परसेंटेज यील्ड को आप ऐसे लिखोगे, उसका फार्मूला भी है। अब इन सारी तीनों चीज़ों का एक छोटा छोटा फार्मूला है आपने याद करना है। आप उसमें क्या करोगे, आप कहोगे कि यार जो उसकी एक्चुअल यील्ड है ना, जो उसने रिएक्शन से फाइंड की है, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये उसने रिएक्शन से फाइंड किया है करके रियल लाइफ में, और उसको आपने किससे डिवाइड कर देना है, थियोरेटिकल यील्ड से, ठीक है। और थियोरेटिकल यील्ड क्या है, जो आपने मोल से कैलकुलेट करनी है, जो आपने मोल से कैलकुलेट करनी है, उस इन दोनों को ऊपर नीचे रख के आपने 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास आ जाएगी आपका परसेंटेज यील्ड, ठीक है। और अगर आप स्टिल कंफ्यूज हैं कि एक्चुअल यील्ड क्या है, तो इसको मैं एक सिंपलर वर्ड्स में आप पर लिख के दे देता हूँ कि एक्चुअल यील्ड, नीचे मैं आपको ना एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक्चुअल यील्ड एक्चुअली मैं किसको कहना चाह रहा हूँ। सो यहाँ पे आप देख लो कि यार जो एक्चुअल यील्ड है ना मेरे पास, एक्चुअल यील्ड वो मेरे पास एक्सपेरिमेंटल यील्ड है, जो मेरे पास एक्सपेरिमेंट करके आई है। और जो मेरे पास थियोरेटिकल यील्ड है, ठीक है, और जो मेरे पास थियोरेटिकल यील्ड है वो मेरे पास क्या है, जो मेरे पास कैलकुलेशन करके आई है ऑन पेपर, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये बात क्लियर होगी। इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप मुझे भेज सकते हैं, मैं आपको वो सॉल्व करके दे दूंगा। अदरवाइज इफ़ यू डोंट सेंड, मैं खुद से कोई इसके क्वेश्चन एक दो उठा के सॉल्व करके दो आपको जैसे एग्जांपल बता दूंगा कि कैसे सॉल्व करना है। लास्ट मेरा जो एग्जांपल कॉन्सेप्ट है वो परसेंटेज कॉम्पोजिशन बाय मास। तो व्हाट इज़ परसेंटेज कॉम्पोजिशन बाय मास, परसेंटेज कॉम्पोजिशन
बाय मास। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, ये सुनने में ऐसे लग रहा है कि पता नहीं क्या चीज़ है। हाउएवर दिस इज द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल। परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ मास होती क्या है? सो परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ मास को देखने के लिए सबसे पहले आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि फ़र्स्ट करें कि मेरे पास कोई कंपाउंड है। ठीक है, फ़र्स्ट करें मेरे पास ये कंपाउंड है Fe2O3। ठीक है, आयरन ऑक्साइड, आयरन 3 ऑक्साइड। ठीक है, मेरे पास क्या कंपाउंड है Fe3 ऑक्साइड। इसको आयरन ही लिख देता हूँ। ठीक है, Fe तो फिर Fe है, तो ये मेरे पास कंपाउंड है आयरन 3 ऑक्साइड। ठीक है, तो आप मुझे कहते हो कि इसके अंदर मुझे आयरन की परसेंटेज कॉम्पोजिशन बाय मास जाननी है। ठीक है, तो आई कैन राइट हियर, सो फाइंड आयरन्स कॉम्पोजिशन बाय मास। ठीक है, तो आप ये बोलते हो कि यार मुझे आयरन की कॉम्पोजिशन बाय मास चाहिए, तो मैं आपको कहूँगा ओके सो हाउ डू यू डू इट। अब आप इसको पकड़ें Fe2O3 को, और सारा गेम आपने इसके साथ खेलना है Fe2O3 के साथ। नॉट चेंज द कलर, इट लुक्स वेरी वियर्ड। सो अब आपने सारा कुछ Fe2O3 के साथ करना है। अब आप कहोगे कि आपको किसका कॉम्पोजिशन में मैच चाहिए, तो मैं आपको पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे। फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन इज इक्वल्स टू mass of needed over mass of total compound मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, सो बेसिकली वो ये कह रहा है कि जो इसमें आयरन है वो इस पूरे कंपाउंड में कितना है। ठीक है, मैथ से बताएं कि कितना परसेंट मैथ आयरन का है। तो बिल्कुल मैथ्स का छोटा सा क्वेश्चन है। अब आप इसमें क्या करेंगे, आप इसमें पहले तो आयरन को हाईलाइट करें। आप कहोगे आयरन ये पड़ा हुआ है, आयरन का पहले हम अब मैस 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 ऑफ नीडेड। नीडेड का मतलब क्या है कि क्वेश्चन में किस चीज़, ये आपका नीडेड है, ये यहाँ पे आयरन आपका नीडेड है। ठीक है, पूरे कंपाउंड तो आपका आयरन ऑक्साइड है, लेकिन उसमें से आयरन वो आपसे मांगना चाह रहा है कि जी आयरन का मुझे बताओ। तो आप कहोगे कि यार इसमें कितना आयरन पड़ा हुआ है। अब आप इसमें आप पहले तो आयरन का मैस ऑफ नीडेड फाइंड करोगे। ठीक है, मैस ऑफ नीडेड कैसे फाइंड करोगे, पीरियोडिक टेबल से। ठीक है, आपने साथ ये दोनों काम आपने पीरियोडिक टेबल से करने हैं, AR से। दोनों के आपने AR यूज़ करने हैं दोनों के इस काम को करने के लिए। ठीक है, तो आपने ये दोनों काम पीरियोडिक टेबल। मैस ऑफ नीडेड आप कैसे फाइंड करोगे, आयरन है तो आयरन का मैस क्या होता है। सो इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली आयरन का मैस होता है 56। लेट मी जस्ट डबल चेक इट रियल क्विक। सो आयरन का AR होता है मेरे पास 56 या सो 56। ठीक है, अच्छा अब मैस ऑफ नीड 56 नहीं है, यहाँ पे देखो आयरन 2 टाइम्स है, Fe2 है, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा 112। ठीक हो गया। अच्छा, और दूसरा मैंने क्या करना है, दूसरा मैंने ये करना है, मुझे चाहिए मैस ऑफ टोटल कंपाउंड। और दूसरी चीज़ मुझे क्या चाहिए, मैस ऑफ टोटल कंपाउंड। अब टोटल कंपाउंड में सिर्फ आयरन तो नहीं है, टोटल कंपाउंड में तो ऑक्सीजन भी है। तो पहले तो मैं 56 इंटू 2 करूँगा। अब देखो ये ना समझना कि अब मैंने 56 निकाल देना है, मैं उसकी कैलकुलेशन नहीं करूँगा। अब सिर्फ ऑक्सीजन नहीं, मैं तो टोटल कंपाउंड की कर रहा हूँ। पहले मैं सिर्फ आयरन की कर रहा था, अब मैं टोटल कंपाउंड की कर रहा हूँ। टोटल कंपाउंड में तो आयरन भी है। आयरन कहेगा मुझे क्यों आपने कर रहे हो भाई। 56 मल्टीप्लाई बाई 2 ये दोबारा होगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपने ऑक्सीजन का मैस यहाँ पर लिखना है। ऑक्सीजन का मैस आपको पता है 16 होता है, AR जो है, और उसको आपने किससे मल्टीप्लाई कर देना है 3 से, क्योंकि 3 टाइम्स ऑक्सीजन यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। अब आप इसका सम यहाँ पे लिखो 112 प्लस 16 टाइम्स 3 इज़ 48 आई थिंक, या 48। ठीक है, और उसके बाद 112 प्लस 48 अगर आप करोगे तो आपके पास टोटल मास आ जाएगा 160। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि आपका जो परसेंटेज आयरन का है ये आपका Fe का है, और ये आपका Fe2O3 है। दिस इज़ योर नीडेड एंड दिस इज़ योर टोटल। अब आप इसको फार्मूला में प्लग इन कर दो, तो आप कहोगे कि यार जो परसेंटेज कॉम्पोजिशन है वो किसके बराबर हो जाएगी, वो बराबर हो जाएगी 112 ओवर 160 मल्टीप्लाई बाय 100। तो आप इसको सॉल्व कर लो। सो दिस इज़ गोइंग टू मेक इट 70%। तो इस पूरे कंपाउंड में आयरन कितना है, इस पूरे कंपाउंड में आयरन आपको दिया हुआ है परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ iron in Fe2O3. ठीक है, so this is your final answer for the percentage composition of आयरन इन Fe2O3। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ आपको यही आना है Fe2O3, आपको कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, कोई भी बड़ा छोटा एग्जाम क्वेश्चन भी दे सकता है, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दे सकता है ना। अगर आपने प्रैक्टिस करना है ये क्वेश्चन, तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ यहाँ पे,
आप निकालें परसेंटेज कॉम्पोजिशन बाय मास ऑफ कार्बन इन, सो मैं आपको एक कंपाउंड यहाँ पर लिख के देने लगा हूँ, इसकी आपने परसेंटेज कॉम्पोजिशन बाय मास मुझे निकाल के दिखानी है। C3H7 COO C2H5, ठीक है। आपने इसके दो काम करने हैं, एक तो मुझे इस कंपाउंड का नाम लिख के बताना है, ठीक है, बेशक कमेंट्स में बता दे, कमेंट्स में बताना है, ठीक है। एक तो इसका नेम मुझे बताना है कि मैंने क्या लिखा है, फंक्शनल ग्रुप बताना है, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है ये, और तीसरा आपने मुझे इसका परसेंटेज कॉम्पोजिशन फाइंड करके देना है, ठीक है। ये तीन काम आपने मुझे करके इसके कमेंट्स में आंसर कर दीजिएगा। बाकी इसके क्वेश्चन ऑब्वियसली पास हुए क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ये मैंने खुद से क्वेश्चन दिया, राइट। इसके पास हुए क्वेश्चन मैं आपको ज़रूर करा दूंगा, देयर इज़ एब्सोल्युटली नो वरी अबाउट दैट। ऑब्वियसली अगर आपको इनके क्वेश्चंस खुद से मिलते हैं तो आप मुझे फॉरवर्ड कर दें, मैं वही करा दूंगा, अदरवाइज मैं खुद से देख के करा दूंगा। वैसे जैसे मैंने शुरू में कहा था कि मोल्स की जितनी कैलकुलेशन है स्टोइकियोमेट्री, वो भी आप मुझे बता सकते हैं इधर इन माई इंस्टाग्राम डीएम्स और माई कमेंट्स अंडर एनी वीडियो, इस वीडियो या प्रीवियस वीडियो, किसी वीडियो के अंदर भी कमेंट्स आप मुझे करके बता दें, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। वो उसकी वीडियो मैं बना दूंगा। सो आई थिंक दिस वाज दिस फॉर दिस वीडियो। आपका मोल्स का टॉपिक कंप्लीट हो गया है, ठीक है। सो योर मोल्स इज कंप्लीटेड, यहाँ पर you can say moles completed, ठीक है। और अब आई विल गो बैक टू दी ऑर्गेनिक, उसमें मेरी एक दो वीडियोज़ रहती हैं बस, आई थिंक 1 to 2 वीडियोज़ विल डू इट, उसके बाद वो भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यू गाइस कैन टेल मी, आई कैन मेक अ पोल और यू गाइस कैन जस्ट टेल मी इन द कमेंट्स ऑल्सो कि नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, देन उस टॉपिक पे वीडियो आ जाएगी। आपको इलेक्ट्रोलिसिस पे चाहिए वीडियो, आपको एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पे चाहिए, आपको बॉन्डिंग स्ट्रक्चर पे चाहिए, किस पे चाहिए, उसके बाद रिडॉक्स रिएक्शंस पे चाहिए। रिडॉक्स रिएक्शंस का देयर इज़ अ वेरी गुड वे टू फाइंड आउट कि रिडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं है, आपकी वैलेंसी वो ऑक्सीडेशन स्टेट्स कैसे फाइंड करते हैं, ये सब कुछ कवर होगा उसके अंदर, ठीक है। खैर फॉर दिस वीडियो आई थिंक दिस वाज इट। I hope to see you guys in the next one.